नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें आज हम प्यारे विद्यार्थियों एक प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपका जो अध्ययन बिंदु है वो है रीतिमुक्त रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है कि रीतिबद्ध या रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता पूछते हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता पूछी जाती है, रीतिसिद्ध काव्यधारा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम इस प्रश्न को आपको देखते हैं। इस प्रश्न को ये परीक्षा में किस प्रकार से आता है, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध काव्यधारा में अंतर स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख रचनाकारों का परिचय दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आता है, या फिर अथवा में इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, सारे प्रश्न है अथवा में इसके उत्तर एक ही है जो बताऊंगा मैं अभी। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। रीतिबद्ध, रीति से जो बंधे हुए और रीति से जो मुक्त है, रीतिबद्ध रीतिमुक्त काव्य में अंतर दीजिए। या फिर ये प्रश्न ऐसे आता है परीक्षा में, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताओं का सोदाहरण वर्णन कीजिए। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं उदाहरण सहित बतानी है। रीतिबद्ध, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं प्रश्न में परीक्षा में कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्ति जो गत भेद का विश्लेषण कीजिए। प्रवृत्तिगत भेद क्या है, रीतिमुक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और रीतिमुक्त कवियों की सामान्य प्रवृत्तियों को निरूपित कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो पहले हम इस प्रश्न के जो भूमिका के रूप में मान लीजिए, ये इसका परिचयात्मक रूप देखिए। पहले आप उत्तर में क्या लिखेंगे, सामान्य परिचय। क्या लिखना है आपको, सामान्य परिचय या फिर भूमिका के रूप में आप लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न के उत्तर है आपको मैं मौके की ज़्यादा बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से इसको सुनिए। सामान्यतः विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1700 से 1900 के काल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का काल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल के नाम से जानते हैं या फिर अभिहित किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति आप ऐसे लिखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है 1700 से लेकर 1900 के समय को। भक्ति काल के बाद में प्यारे विद्यार्थियों जब सामाजिक प्रभाव हुआ, भक्ति काल के कारण जो सामाजिक प्रभाव हुआ उसके कारण कवियों ने काव्य के कलात्मक पक्ष को क्या किया, ज़्यादा अपनाया। भावात्मक पक्ष, कला के काव्य के दो पक्ष हैं, भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष। तो भक्ति काल के बाद में जो है रीतिकाल में आते आते कवियों ने कलात्मक पक्ष को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया। कलात्मक पक्ष में प्यारे विद्यार्थियों जो रस इत्यादि है, छंद इत्यादि है, अलंकार है, नायिका भेद है, षड ऋतु वर्णन है या फिर 12 मास है, तो इस प्रकार का जो वर्णन है ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी कलात्मक पक्ष को ज़्यादा अपनाया गया। भाषा शैली क्या है, ठीक है, इस प्रकार से ये कलात्मक पक्ष हो गया। कवित्व के साथ में आचार्योत्तर रूप की प्रतिष्ठा की, यानी रीतिकाल में कवित्व के साथ साथ आचार्य वो होते थे जो ये लक्षण ग्रंथों को रचनाकार थे, जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा को निभाते थे। ऐसे जो है उनको ज़्यादा कवि से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। तो सभी कवि हैं उस काल के ये आचार्य बनने की होड़ है वो करते थे। ये बात है महत्वपूर्ण है। फिर प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों की समृद्ध परंपरा थी। संस्कृत जो साहित्य है उसमें लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा थी। लक्षण ग्रंथ क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों, जिस काव्य रचना में रस का, छंद का, अलंकारों का, जो है काव्य हेतु का, आपके काव्य दोषों का, काव्य गुणों का, रीतियों का, या फिर नायक नायिका भेदों का, षड ऋतु वर्णन का, 12 मासा का, इस प्रकार का वर्णन जहाँ पर इसको लेकर के जहाँ पर वर्णन किया जाता है, काव्यांग विवेचन जहाँ पर होता है, तो वो प्यारे विद्यार्थियों आपके लक्षण ग्रंथों में आते हैं। तो संस्कृत साहित्य में
जो है लक्षण ग्रंथ बहुत अधिक लिखे गए हैं और उसी की परंपरा का रीतिकालीन कवियों ने अनुसरण किया। संस्कृत के साहित्य के जो कवि हैं उनकी जो परंपरा है, लिखने की परंपरा, लक्षण ग्रंथों की जो लिखने की परंपरा है उसका अनुसरण जो है रीतिकाल के जो कवि हैं, रीतिकाल के जो कवि हैं, रचनाकार है, उन्होंने भी किया। उन्होंने भी लक्षण ग्रंथ उनकी देखा देखी की। ठीक है। और इस काल में जो प्यारे विद्यार्थियों मुख्य बात यह है कि इस काल में जो अधिकतर जो कवि है वो दरबारी उनको जीवन मिला था, दरबारी जीवन शैली वो उनकी थी। कैसे थी? क्योंकि अधिकतर कवि दरबारों में, राजा महाराजों के आश्रय में रहते थे, दरबारों में रहते थे, इसीलिए वो उस काल के जो कवि थे वो अधिकतर किसकी रचना करते थे? दरबार से संबंधित यानी श्रृंगारिकता का समावेश उसमें होता था। राजा महाराजाओं की बड़ाई लिखना, नायक नायकों का वर्णन करना, श्रृंगारिकता का उसमें समावेश किया जाता था। तो रीतिकाल के जो कवि है दरबारी संस्कृति होने के कारण, दरबारी जीवन मिलने के कारण उनकी कविताओं में श्रृंगारिकता का समावेश होता था। ठीक है, ये स्वाभाविक की बात है। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों लिखा है विशिष्ट पद रचना रीति। संस्कृत में रीति के लिए एक वाक्य आता है विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात जो रचना विशिष्ट है, विशिष्ट जो पद रचना है उसके अर्थ को जो है रीति कहा जाता है, यानी वे जो विशिष्ट पद रचना वही क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों ये तो थी संस्कृत की परिभाषा इसमें रीति की, परंतु हिंदी जो साहित्य के रीतिकाल के काव्य के जो सभी अंग है उन लक्षण उदाहरण का विवेचन को रीति माना गया। यानी अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य में रीतिकाल के काव्य के सभी अंग, लक्षण, उदाहरण का विवेचन को हम रीति मानते हैं। ठीक है। हिंदी के रीति काव्य का एक अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य में रीति काव्य का एक अपना विशिष्ट स्थान है। 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल हिंदी साहित्य में। तो अब रीति काल जो है इस काल में रीति काव्य की एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। रीति हिंदी के रीति काव्य का एक विशिष्ट अर्थ है लक्षणों के साथ, या तो लक्षणों के साथ लिखे गए या फिर अकेले जो है इनको आधार पर लिखा गए। तो इस प्रकार से ये रीति काव्य लिखने की परंपरा थी। इस तरह से रीति काल जो है मुख्यतः तो इसमें श्रृंगारिकता का समावेश अधिक था। ठीक है। ये आप क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? ये जो मैंने बातें अभी बताई है वो आप परिचयात्मक रूप में लिखेंगे, इस बिंदु में आप लिख देंगे। ठीक है। ये सामान्य परिचय या फिर इसको हम भूमिका के रूप में यहाँ पे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आया? अगला बिंदु देखिए रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। दूसरा बिंदु आपका होगा यह रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। रीतिकालीन जो काव्य हैं, कविता है, काव्य रचना है, उनको हम कितनी धाराओं में बांट सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मुख्यतः 3 है। थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन करते हैं। देखिए कि अपने युग की प्रवृत्तियों को लेकर इस काल के कवियों ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, नीति, वीरता आदि विभिन्न भावों पर कविता रचना की। यानी अपने युग यानी जो रीतिकालीन का जो समय था, उस समय का जो युग था, उस युग की प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं को लेकर के जो है इस काल के जो रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार के भी पद रचना लिखी है, भक्ति के, नीति के और वीरता के भी पद हमें देखने को मिलते हैं। वीरता में आप देखते हैं भूषण कवि जी को हम देखते हैं तो इन्होंने छत्रसाल महाराज या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज उनका वीरता का वर्णन वो किया है। तो इस काल के कवि हैं अधिकतर तो जो है श्रृंगार रस की जो परंपरा का निर्वाह इन्होंने किया है, श्रृंगार रस से ज़्यादा ओतप्रोत रचनाएं लिखी। साथ साथ हमें इस काल को अगर देखते हैं आपके इस जो प्रथम पुस्तक है आपकी, ये जो इस पुस्तक में जितने भी कवि हैं वो सब रीतिकाल के हैं और इनकी जो रीतिकाल के जो पद हम पढ़ते हैं तो उनमें आपको वृंद जी के अगर आप पद पढ़ो तो उसमें श्रृंगारिता की भी बात है, उसमें आपके भक्ति की भी बातें की गई है, उसमें नीति की बातें भी की गई है। आप अगर बिहारी जी को पढ़ो तो बिहारी जी का सारा जो पद है वो आप दोहों को पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के विषय सामने आते हैं। वो उसमें श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, नीति भी है, राजनीति भी है, ज्योतिष भी है। प्यारे विद्यार्थी उसमें लोक मंगल की भावना के पद भी लिखे गए हैं और जो है एक तरह से शिक्षा की बातें भी इसमें कही गई है। तो अलग अलग विषयों को लेकर के इसमें इस प्रवृत्तियों के कवियों ने लिखा है। इसमें समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? तो एक चीज़ पर नहीं, अलग अलग विषयों पर लिखा गया, मुख्यतः श्रृंगार पर।
और प्रधानता इस काव्य में जो है प्रधानता इस काल में परंतु प्रधानता इस काल में काव्यांग निरूपण की थी। यानी ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी जरूर थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता काव्यांग निरूपण मैंने काव्य के अंग। अब काव्य के अंग क्या क्या होते हैं वो मैंने अभी बताया। काव्यांग नाम शब्द आता है, बार बार आएगा आपके, काव्यांग काव्य के अंग, ठीक है। अब काव्य के अंग कौन से हैं? काव्य के अंग में आप देखते हैं हम रसों को लेते हैं, रस है, ठीक है, 9 रस हो गए, छंद है या फिर अलंकार है, ठीक है, या फिर नायक नायिका भेद है, या फिर आपके काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य हेतु है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं काव्य गुण, छंद, रस, अलंकार, ये परंपरा संस्कृत से आ रही है, ठीक है। और इसका अनुसरण हिंदी के रीतिकालीन के कवियों ने ज़्यादा किया, इनका अनुसरण किया, उनकी देखा देखी की, और उन्होंने भी इस प्रकार की रचनाएं, ग्रंथ वो लिखे। तो इस प्रकार से ये काव्यांग के क्या हो गए? अंग हो गए। समझ में आया? तो ये काव्यांग है, उनका जो प्रधानता है वो ज़्यादा रही, क्योंकि सब लोग आचार्य बनने चाहते थे, आचार्य तो की होड़ उनमें मची हुई थी। रीतिकाल में जो मुख्यतः काव्य रचना हुई उनको हम 3 काव्य धाराओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य बात ये देखिए, कितने वर्गीकरण किया रीति काव्य कालीन काव्य धारा को? 3 कालों में, 3 काव्य धाराओं में। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, फिर रीतिबद्ध कवि, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या है? रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्य। तो यहाँ पर वैसे तो मुख्य तो 3 थी, ठीक है। क्या थी? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 प्रकार की काव्य धारा थी रीतिकाल में। ये 3 काव्य धारा भाई, और ये रीति मुक्त काव्य धारा, ये रीति मुक्त कवि, ये सब अलग अलग हम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा में आपको इस प्रकार से प्रश्न कहे, क्योंकि जैसा प्रश्न है उसका उत्तर उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो मुख्यतः काव्य धारा क्या कितनी थी? 3 थी। 3 कौन कौन सी थी? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया? रीति काल में 3 काव्य धाराएं चलती थी। 3 काव्य धाराओं के अलग अलग कवि थे, उनकी जो बात है वो, उनके कवियों की जो लिखने की शैली थी वो अलग अलग है। तो एक कवि की जो श्रेणी है वो थी रीतिबद्ध, एक कवि की जो श्रेणी है रीतिकाल के वो रीति सिद्ध, एक थी रीतिबद्ध। तो ठीक है, रीति मुक्त, क्षमा करना, रीति मुक्त। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है 3 प्रकार की काव्य धाराएं भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया रीतिकालीन जो काव्य थी वो काव्य का जो वर्गीकरण वो कितने धाराओं में किया गया? 3 काव्य धाराओं में। लिख दोगे? आगे देखिए, प्रथम हम पढ़ते हैं पहले रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपक काव्य लिखे, अर्थात जिन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद है, नक्शिक वर्णन है, गुण है आदि काव्यांगों को शास्त्रीय निरूपण करके लक्षण उदाहरण वाले काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी रीतिबद्ध, बद्ध का मतलब बंधे हुए, जो रीति की जो परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है, जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, उस परंपरा को अपनाते हुए, उन्हीं में उन लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा उसमें बंधते हुए जिन्होंने काव्य रचनाएं लिखी, वे कवि जो है रीतिबद्ध कवि कहलाए। या ये जो कविताएं थी वो, ये जो काव्य ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ थे, वो रीतिबद्ध जो है कहलाई, ठीक है। तो अब रीतिबद्ध में यानी वे कवि, इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आते थे जो रीति निरूपक काव्य जो लिखे थे, उनमें रस है, जिन्होंने रस के बारे में, अलंकारों के बारे में, छंद है, नायक का भेद है, नक्शिक वर्णन है, गुण है, काव्य गुण इत्यादि जो काव्यांगों का जो शास्त्रीय निरूपण है, शास्त्रीय माने जो शास्त्रों से चला आ रहा है, संस्कृत शास्त्र साहित्यों से चला आ रहा है, शास्त्रों से चला आ रहा है, ऐसे शास्त्रीय निरूपण करके लक्षण जो उदाहरण वाले जो काव्य ग्रंथों की रचना की, ये मुख्य विशेषता ये थी, ठीक है। ये बात है। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का उदाहरण प्रतिपादन करना। ये जो रीतिबद्ध काव्य धारा थे, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि काव्य शास्त्र की क्या थी? काव्य शास्त्र की जो परंपरा थी काव्य शास्त्र लिखने की, उसकी काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय सिद्धांत का उदाहरण प्रतिपादन करना था,
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस उद्देश्य के लिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आचार्यों ने, कुछ ने तो मम्मट आचार्य, जो आचार्य मम्मट थे उनका अनुसरण किया, यानी रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने अनुसरण तो किसका किया था, संस्कृत साहित्य के आचार्यों का किया था। ठीक है, तो उन्होंने, कुछ ने तो किया था आचार्य मम्मट का। तो आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, लक्षण ग्रंथ के बारे में जानकारी इसके अंदर। तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का अनुसरण करते हुए, यानी काव्य प्रकाश का अनुकरण करके लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ कवियों ने किसका अनुकरण किया, आचार्य मम्मट का। और मम्मट का ग्रंथ कौन सा है, काव्य प्रकाश, तो उनका अनुकरण किया, उसके आधार पर लिखने लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ ने रसवादी, तो वो जो रसवादी रीति ग्रंथ है उन्होंने लिखे, रसवादी आचार्यों के द्वारा जो है ग्रंथ है वो लिखे। तो कुछ ने जो है आचार्य भामह और दंडी, आचार्य ये भी संस्कृत के ही हैं, आचार्य भामह जिन्होंने अलंकार संप्रदाय, आचार्य दंडी और आचार्य भामह ने जो अलंकार संप्रदाय लिखा, अलंकार संप्रदाय के जो है ग्रंथ है, इसमें इन्होंने अपने ग्रंथ में अलंकार से संबंधित बातें लिखी, तो उनका अनुकरण किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज भामह और दंडी आदि के अनुकरण पर अलंकारवादी लक्षण ग्रंथ लिखे, यानी अलंकारों से संबंधित ग्रंथ लिखे। किसके अनुकरण पर, आचार्य भामह और दंडी का अनुकरण करके उनके अनुसार है वो अलंकार जो है ग्रंथ है वो उन्होंने लिखे। किसने, रीतिकाल के कवियों ने, जो रीतिबद्ध कवि थे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो है इस परंपरा के रचनाकारों ने आचार्य रूप में काव्यांगों का लक्षण प्रस्तुत किए, यानी इस परंपरा में, ये जो परंपरा थी, किसकी परंपरा, जो संस्कृत साहित्य परंपरा थी, जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसके कारण उस परंपरा के रचनाकारों ने आचार्य रूप में काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत किए। तो उदाहरण के रूप में स्वतंत्र और मुक्त काव्य लिख करके अपने पांडित्य और कवित्व की शक्ति का परिचय भी दिया, यानी वह पांडित्य का मतलब यहाँ पर शब्दों अर्थों के द्वारा चमत्कार है वो काव्य में करते थे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसों का, विभिन्न प्रकार के छंदों का, विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके अपनी कविता में वो क्या ला देते थे, जो है पांडित्यता प्रदर्शन करते थे, कवित्व शक्ति को वो परिचय वो दिया इन्होंने। बहुत अच्छे यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथ की परंपरा का अनुकरण किया और उस परंपरा में इतने अधिक वो जो है इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिख दिए, या लक्षण ग्रंथों से संबंधित बातें उन्होंने लिख दी, छंद अलंकारों से संबंधित, कि वो संस्कृत साहित्य से भी आगे चले गए इस होड़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हालांकि उन्होंने उनका जो रीतिकालीन जो कवि थे उनके मूल उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे। मूल ग्रंथ का मतलब मूल अपने रूप में उन्होंने कुछ नया प्रतिपादन वो नहीं किया, जो भी किया वो जो संस्कृत साहित्य था उससे लेकर के है उसका अनुकरण करते हुए उन्होंने लिखा। मुख्य अपने तरफ से कोई भी उन्होंने नई चीज़ नहीं जोड़ी या नया जो खोज है वो अन्वेषण है वो नहीं किया, कि उनका अनुसरण किया और तरह तरह के जो छंद अलंकार रस काव्य भेद नायिका भेद ये सब लिखे, तो अनुकरण उन्होंने उनका ही किया। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों जो है इस कारण से रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ श्रृंगार पर रचनाएं अधिकतर लिखी, क्योंकि रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ साथ जो है श्रृंगार से भरी हुई रचनाएं ज़्यादा लिखी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं अगर बात करें तो इस प्रकार से हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो अगर देखो थोड़े से रूप में बताएं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण था। यानी रीतिबद्ध जो काव्य धारा के जो कवि थे उनमें कवि थे और आचार्य भी थे, यानी कवित्व और आचार्यत्व दोनों का क्या था, एक अद्भुत एकीकरण था, समन्वय था। क्योंकि इस काव्य धारा के कवियों ने जहाँ लक्षण ग्रंथों की रचनाएं करके आचार्यत्व सिद्ध किया, यानी इस काल के जो रीतिबद्ध के थे, रीतिकालीन काव्यों में भी कौन से रीतिबद्ध काव्य धारा, उस काव्य धारा रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और लक्षण ग्रंथों की रचना करके अपने आप को क्या सिद्ध कर दिया, आचार्य। ठीक है, तो आचार्य तो सिद्ध किया।
वहीं श्रृंगार रस का जो है उन्होंने अपने इस रीतिबद्ध काव्य धारा की शैली में श्रृंगार रस की जो एक तरह से धारा सरिता है वो बहाई। ठीक है, और दूसरी विशेषता की बात करें तो रीतिबद्ध काव्य में अलंकरण की प्रधानता थी। रीतिबद्ध जो काव्य था उसमें अलंकरण की यानी सजावट, काव्य में शोभा वृद्धि वो करने के लिए तरह तरह के रस, तरह तरह के जो है अलंकार, छंदों का जो प्रयोग उन्होंने किया। तो इस प्रकार से अलंकरण की प्रधानता थी और इनका प्रमुख कारण इस काल के कवियों में प्रदर्शन प्रवृत्ति समाई हुई थी। यानी इस काल के जो कवि थे प्यारे विद्यार्थी, उनमें प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति थी, होड़ मची हुई थी। सब अच्छे से अच्छा लिखना चाहते थे, राजाओं आश्रयदाताओं को खुश करना चाहते थे। तो इस प्रकार से इतना अधिक वो होड़ उसमें उन्होंने मची हुई थी। इस कारण से इस प्रमुख कारण, इनका जो प्रमुख कारण ये था कि इस काल के कवियों में प्रदर्शन जो वृत्ति थी, स्वभाव था, वो समाया हुआ था। इसीलिए इन कवियों की सरस कविता भी अलंकारों के बोझ से बोझिल हो गई। यानी इन कवियों की जो कविता है वो सरस कविता होते हुए भी अलंकारों से बोझ से दब गई। यानी कहने का मतलब इन्होंने छोटी सी छोटी कविता में भी इतने अधिक अलंकारों का प्रयोग कर दिया। तो अलंकारों पर बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखते थे, अलंकारों से वो अपने आप को पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते थे। तो जो है इनकी कविताओं में अलंकार का बोझ है वो देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो रीतिबद्ध काव्य का कवि सामंती वातावरण में पला था, क्योंकि रीतिबद्ध काव्य धारा का जो कवि था दरबारों में रहता था। सामंती जो वैभव विलास था उसमें वो डूबा हुआ था। राजा भी तो प्रजा भी, राजा भी तो कवि भी जो है उन्हीं का ही वर्णन वो किया करते थे। वह राजसभा में प्रवेश करने, वह सम्मान प्राप्त करने तो लालायित था, क्योंकि सामंती व्यवस्थाएं थी उस समय। जो है रीतिकाल का समय, जो उस समय 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय था, उस समय के जो यहाँ पर चाहे वो केंद्र में सरकार जो राजा रहे होंगे या फिर जो प्रांत स्तर पर जो क्षेत्रीय जो राजा थे, वो सब के सब भोग विलास इत्यादि प्रवृत्तियों में निमग्न रहते थे। श्रृंगारिकता सब और ज़्यादा अधिक वो छाई हुई थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों समय वे जो रीतिबद्ध जो कवि थे शाखा के, वो राजसभा में प्रवेश करने के लिए या फिर सम्मान प्राप्त करने तो लालायित रहते थे। ठीक है, अतः कवि प्रायः धन के लोभ में कविताएं लिखता था। ठीक है, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य कवि का क्या था? आश्रयदाताओं को खुश करना और धन, वो आश्रयदाता खुश होकर के उनकी कविता पर उनको धन देते थे और उसी धन की प्राप्ति के लिए वो कविताएं लिखते थे। तो प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर धन प्राप्त करना और राज दरबार में अपना सम्मान प्राप्त करने के पीछे वो अच्छी से अच्छी कविताएं लिखते थे, यानी जिसमें श्रृंगारिकता का, अलंकारों का, छंदों का ज़्यादा प्रयोग वो किया करते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो कवि प्राय धन के लोभ में वैभव विलास साधनों का उपयोग करके कवि है वो अपने मूल कवि कर्म से तो वो दूर होते गए और केवल राजा महाराजाओं तक वो सीमित हो गए, केवल उन्हीं की बड़ाई में लिखने में। यानी उनका जो पक्ष था केवल दरबार तक सीमित रह गया, सामाजिक पक्ष को या लोक मंगल की भावना उनमें अधिक नहीं पाई गई। रीतिबद्ध काव्य के कवियों ने, अगली विशेषता देखिए, रीतिबद्ध काव्य के कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन के कारण अपने काव्य कौशल का चमत्कार प्रस्तुत करके अपनी श्रेष्ठता और उच्चता का भी प्रदर्शन किया। यानी रीतिबद्ध जो काव्य थे, काव्य के जो कवि थे, उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन, मैंने अभी बताया पांडित्य प्रदर्शन कैसे किया, अलंकारों, छंदों का लक्षण ग्रंथों में अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। उनकी कविता में, छोटी सी छोटी कविता में भी अलंकारों के बोझ से वो दबी हुई थी। बहुत अधिक अलंकार, छंदों का, रसों का, नायक नक्शिक वर्णन वो किया गया। तो इससे वो क्या है, कविता बहुत अधिक जो है पांडित्य प्रदर्शन उनमें किया गया। तो पांडित्य प्रदर्शन के कारण अपने काव्य कौशल का चमत्कार प्रस्तुत करके अपनी श्रेष्ठता और उच्चता का प्रदर्शन वो किया करते थे। अगली विशेषता, रीतिबद्ध काव्य के कवियों ने रणनात्मक और अनुकरणात्मक और लक्षणात्मक शब्दों के प्रयोग में अपनी उक्ति को प्रखर और प्रभावशाली बनाया। यानी अनुकरण करने में, लक्षणों को प्रकट करने में, जो अपनी बात को कहने की जो प्रभावशाली बात है वो अपनी कविताओं के द्वारा, पदों के द्वारा वो कहते थे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता मुख्य थोड़ी समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरा जो बिंदु होगा, रीतिबद्ध कवि। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे? तो रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे, देखिए कैसे थे। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख रचनाकारों में हम केशव दास जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। यहाँ केशव दास जी का जिक्र करना ही पड़ेगा। रीतिबद्ध काव्य धारा में जो है केशव दास जी,
का वर्णन आता है। केशवदास जी को हमें सर्वप्रथम माना जाता है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख रचनाकारों में कवि केशवदास जी को सर्वप्रथम माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? केशवदास। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि, प्रवर्तक कवि, ठीक है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशवदास जी। और इन्होंने ग्रंथ लिखे थे रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंद माला, ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, कवि प्रिया है, चाहे वो रसिक प्रिया है या फिर छंद माला है, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्रंथों में इन्होंने खूब सारे लक्षण ग्रंथ है वो लक्षण काव्यांग विवेचन है वो किया था। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला इनके प्रमुख ग्रंथ रीति ग्रंथ है। इनमें केशवदास जी ने रस, अब इन ग्रंथों में क्या क्या लिखा है उन्होंने? रस के बारे में, छंद, अलंकार, गुण दोष, नायिका भेद आदि का विस्तृत विवेचन है वो किया है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला जो ग्रंथ है, जो रीति ग्रंथ है, इनमें कवि केशवदास जी ने रस है, आपके छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, दोष, काव्य गुण दोष, नायिका भेद आदि का विस्तृत वर्णन है वो किया, विवेचन किया। रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य आचार्य कवि और भी हैं, देखो कौन कौन से हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख तो हो गए केशवदास जी, और अन्य अगर बात करें तो उनमें प्यारे विद्यार्थियों आपके नाम आता है कृपाराम जी का। तो कृपाराम, चिंतामणि, ये सब रीतिबद्ध कवि है। तो कृपाराम है, चिंतामणि है, कृपाराम, चिंतामणि, सेनापति, ठीक है। कृपाराम, चिंतामणि, सेनापति, श्रीपति, सुरती मिश्र, श्रीपति, सुरती मिश्र, ठीक है, सुरती मिश्र। और उसके साथ देव कवि, रसिक गोविंद, देव कवि, रसिक गोविंद, और प्यारे विद्यार्थियों देव कवि हो गए, रसिक गोविंद है। इसके साथ मतीराम जी, तोष, भिखारीदास, तोष कवि, ये कवियों के नाम हैं। भिखारीदास कवि है, भिखारीदास, भिखारीदास, मतीराम, मतीराम जी के पद आप पढ़ रहे हैं अभी, मतीराम जी। और इसके साथ और कौन थे रीतिकाल में? पद्माकर, भूपति, शंभुनाथ मिश्र, पद्माकर, भूपति, पद्माकर, भूपति, और आपके थे प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है अन्य कवियों में आपके शंभुनाथ मिश्र, ये सब कवि रीतिबद्ध कवि धारा के कवि थे। शंभुनाथ मिश्र। तो इस काल के कवि तो प्रमुख केशवदास जी माने जाते हैं प्रवर्तक कवि रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के। इसके साथ साथ और कवि थे कृपाराम, चिंतामणि, सेनापति, श्रीपति, सुरती मिश्रा, देव, रसिक गोविंद, मतीराम, तोष कवि, भिखारीदास, पद्माकर, भूपति, शंभुनाथ मिश्र। कृपाराम जी ने हित तरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। कृपाराम जी ने ग्रंथ लिखा था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हित तरंगिणी, हित तरंगिणी रचना लिखी थी कृपाराम जी ने। तो हित तरंगिणी जो रचना है, हित तरंगिणी अण है यहाँ पर, ठीक है। हित तरंगिणी रचना कृपाराम जी की है। ये उस समय के रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में कृपाराम जी का नाम आता है। कृपाराम जी ने हित तरंगिणी ग्रंथ की रचना की, जिसमें नायिका भेद का विवेचन हुआ। इस ग्रंथ में प्यारे विद्यार्थियों किसका विवेचन किया गया? नायिका भेद, नायिका भेद इसमें लिखा गया हित तरंगिणी में, ठीक है। और क्या क्या हुआ? चिंतामणि, चिंतामणि ने काव्य विवेक नामक और कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि ने जो है रचना लिखी। चिंतामणि ने, ये रीतिबद्ध कवि है चिंतामणि, और इन्होंने लिखा काव्य कल्पतरु, काव्य कल्पतरु ये ग्रंथ लिखा। और क्या लिखा? ये ग्रंथ इनका था जो है काव्य विवेक। चिंतामणि जी की दो रचना इसमें है,
काव्य विवेक और काव्य कल्पतरु, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों इसमें रीति ग्रंथ है वो लिखा। ठीक है, चिंतामणि ने काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु है प्यारे विद्यार्थियों, कवि कुल कल्पतरु। तो ये 2 ग्रंथ है चिंतामणि ने रीति ग्रंथ लिखे। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों और भी कवियों के नाम आते हैं, जैसे देव कवि ने भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, ये देव कवि प्रमुख कवि है जिनका पूरा नाम देवदत्त था। ठीक है ना, देवदत्त द्विवेदी देव कवि। ठीक है, देव कवि की रचना जैसे भवानी विलास है, भवानी विलास, अष्टयाम, ठीक है, प्रेम विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम विलास, प्रेम तरंग है, जाति विलास, प्रेम तरंग है, प्रेम तरंग, जाति विलास, इस प्रकार के ग्रंथ हैं देव कवि ने लिखे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, ये ग्रंथ किसके हैं? कवि देव के। तो इन्होंने भी ये सब लक्षण ग्रंथ है वो समय लिखे थे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, लक्षण ग्रंथ है वो लिखे। और प्यारे विद्यार्थियों और इसमें रस विलास हो गया, रस विलास भी ग्रंथ इनका है। और इसके साथ इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों लक्षण ग्रंथों की रचना लिखी इस प्रकार से। मतीराम जी ने काव्यांग विवेचन किया, मतीराम जी के द्वारा जो काव्यांग विवेचन किया गया उसमें उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। काव्यांग विवेचन में रसराज है, ललित ललाम है, छंदसार है। रसराज ये जो रचना है मतीराम जी की है। मतीराम जी ने कौन कौन से लिखे थे? रससार, ठीक है, रससार है। और आपके रसराज है, रसराज, ललित ललाम और छंदसार। रसराज है, रसराज, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित ललाम, रसराज। और प्यारे विद्यार्थियों ग्रंथ का नाम है ललित ललाम हो गया, छंदसार, साहित्यसार, छंदसार, साहित्यसार। तो ये ग्रंथ किसके हैं? ये ग्रंथ आपके मतीराम जी के ग्रंथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार, रसराज, ये ललित ललाम जी के मतीराम जी के लक्षण ग्रंथ। लक्षण श्रृंगार आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। लक्षण श्रृंगार भी एक रचना है, ये भी मतीराम जी की है, लक्षण श्रृंगार। तो ये आप रचनाओं के नाम और कवि के नाम आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक से याद कर लेंगे। ये आपको रीतिबद्ध कवियों में लिखने हैं आपको कौन कौन सी किस किस कवि की क्या क्या रचनाएं हैं। पद्माकर सेनापति जो एकमात्र लक्षण ग्रंथ उपलब्ध होता है वह कवित रत्नाकर। सेनापति जी ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति जी का जो ग्रंथ है वो है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर ये भी रीतिबद्ध कवि है, इन्होंने भी लक्षण ग्रंथ लिखे रहे। सेनापति जी की ग्रंथ है कवित रत्नाकर। और पद्माकर जी ने रचना लिखी पद्माभरण, राम रसायन, जगद विनोद। पद्माकर कवि ने काव्यांग विवेचन किया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पद्माकर कवि ने काव्यांग विवेचन किया। तो पद्माकर कवि का काव्यांग विवेचन में देखिए जो है पद्माभरण कवि, पद्माभरण एक रचना ये है पद्माभरण। पद्माकर कवि की रचना है पद्माभरण। राम रसायन, जगद विनोद, राम रसायन और जगद विनोद, जगद विनोद,
ठीक है। जगत विनोद, राम रसायन और पद्मावण जो ग्रंथ है वो पद्माकर जी ने लिखे, आदि ग्रंथ है वो इन्होंने लिखे। भूपति और शंभुनाथ मिश्र जी ने भी अलंकार ग्रंथों में निर्माण में बहुत सहायता की या अलंकार ग्रंथों की रचना की। तो मतीराम जी ने, भिखारीदास जी ने काव्य लक्षण के विविधता को विवेद्य रूप से विवेचित किया। इस धारा के अन्य रचनाकारों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए जो है इस तरह की रचनाएं प्रस्तुत की। इस काव्य धारा के जो अन्य रचनाकार थे उन्होंने भी इस प्रकार के आचार्यत्व का निर्वाह उन्होंने किया। अगला जो बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों आपका है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये इसमें रीतिबद्ध मुक्त जो काव्य धारा थी, इस काव्य धारा के कवियों ने प्रायः सभी प्रकार के जो रीतिकालीन रीति के बंधनों से वो मुक्त हो गए। रीति मुक्त का मतलब क्या होता है? रीति के बंधन से जो मुक्त हो गए थे और फिर वो अपने स्वच्छंद रूप से इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी, वो थे रीति मुक्त कवि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों ने प्रायः सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर के काव्य रचनाएं की। और इस धारा के रीतिकालीन जो कवि स्वच्छंदतावादी थे, यानी स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन जो है एक तरह से यहाँ प्रारंभ हो चुका था। कहने का तात्पर्य है कि जो रीति के बंधन में बंधे वो तो थे रीतिबद्ध, और जो रीति के बंधन में न बंध करके स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएं लिखी, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। और इन्होंने अपने काव्य में नायिका भेद है, अभिसार है। अभिसार का मतलब नायिका का सजना संवरना और सज संवर करके नायक के पास जाना। ठीक है, उसमें दो प्रकार के अभिसार हम पढ़ते हैं, शुक्लाभिसारिका नायिका और कृष्णाभिसारिका नायिका। तो नायिका भेद में हमने पढ़ा था। नायिका भेद है, अभिसार है, सहपत्नियों की ईर्ष्या कलह है। ठीक है ना, बहुत सारी पत्नियां हैं और पत्नियों में आपस में ईर्ष्या कलह आदि का विवेचन है, रस विवेचन है, गुण दोष निरूपण आदि का वर्णन नहीं किया। यानी इस काल के कवियों ने जो है नायिका भेद का या फिर ये अभिसार करने का, पत्नियों की ईर्ष्या कलह का या फिर रस विवेचना का, गुण दोष आदि का वर्णन है वो नहीं किया। वे मनोगत आवेश के प्रभाव से कविता रचते थे। यानी ये जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, रीति मुक्त, वो कवि अपने मन के जो आवेश थे, मन के जो भाव थे, उसी आधार पर वो काव्य रचनाएं लिखते थे। इस कारण से उन्हें मुक्त काव्य भाव प्रधान, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक था। यानी उनका जो मुक्त काव्य था वो भाव प्रधान, भाव जैसे भाव आते वैसे वो लिखते थे। ठीक है, देखा देखी नहीं करते थे या फिर रीति के बंधन में नहीं बंधे थे। तो भाव प्रधान था, आत्म प्रधान था, व्यक्ति परक था। उनके प्यारे विद्यार्थियों हृदयगत जो अंतर्वेदना की सशक्त अभिव्यंजना उनके ग्रंथों में मिलती है। यानी अपने हृदय की जो अंतर्वेदना थी वो जो है रीतिकाल के कवियों ने जो है लिखी। इस प्रकार से हृदयगत जो अंतर्वेदना की सशक्त अभिव्यंजना इसमें मिली। इनमें रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की तरह पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं थी। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता के रूप में ये बात बताई जा रही है कि ये जो रीति मुक्त कवि थे वो रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की तरह पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति वो उनमें नहीं दिखाई देती है। इन्होंने श्रृंगार का आश्रय लिया परंतु सूरत विलास और मार्शलता का अभाव था। यानी रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार का वर्णन तो किया, लेकिन वो रीतिबद्ध जो कवि थे, जिस प्रकार से नायिकाओं का जो शारीरिक सौंदर्य का वर्णन वो अधिक किया करते थे, लेकिन ये जो कवि थे इन्होंने इस प्रकार का नायक नायिकाओं के इस प्रेम क्रीड़ा का, नायिकाओं की जो मार्शलता या बाहरी जो सौंदर्य है, उनके अंगों का वर्णन है वो अधिक नहीं किया था। यह भाव सता उनमें उन्होंने इस तरह से वर्णन नहीं किया। उसमें उन्होंने प्रेम की मार्मिक पीर और हृदयगत अनुभूतियों की गहराई थी। ये रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे उनमें सच्चा प्रेम था। यानी उन्होंने प्रेम को अनुभव किया था और स्वानुभूत प्रेम को ही उन्होंने अपने कविता में ढाला। ठीक है, तो प्रेम की मार्मिक वो पीर और हृदय की अनुभूतियों की गहराई जो इनके काव्य में देखने को मिलती है। भावों की सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति की सशक्तता और प्रेम की आत्मिक अनुभूति का उनकी रचनाओं में पूरी तरह से सरस वो चित्रण वो हुआ है। भावों की सूक्ष्मता को देखें या फिर अभिव्यक्ति की जो माध्यम है, अभिव्यक्ति की सशक्तता और प्रेम की आत्मिक अनुभूति, क्योंकि इन्होंने प्रेम स्वयं किया था अधिकतर जो कवि थे उस समय के। तो रीति मुक्त कवियों में जो है एक तरह से प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं और प्रेम की आत्मिक अनुभूति की उनकी रचनाओं में सरस चित्रण हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो रीति मुक्त काव्य धारा ये थी। फिर रीति मुक्त कवि कौन से थे ये देखिए। रीति मुक्त कवियों के
बारे में देखिए, थोड़ी चर्चा करते हैं। रीति मुक्त कवि जो इन काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला नाम आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, रीति मुक्त का सबसे पहला नाम आता है घनानंद जी। घनानंद जी, तो घनानंद जी को प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं प्रेम किया था, आपको पता ही है किससे किया था। सुजान नाम की जो नर्तकी थी उससे उनका प्रेम था, लेकिन जो है सुजान उससे प्रेम नहीं करती थी। इस कारण से घनानंद जी को उनकी सुजान के कारण है वो देश निकाला भी मिल गया, और फिर जब वो वहाँ चले गए तो भी वह सुजान को भूल नहीं पाए, और घनानंद जी ने उससे प्रेम विवाह करने की बात भी कही थी, लेकिन जो है सुजान ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया। इस कारण से बड़े वे आहत हुए, लेकिन वह मन ही मन जो है सुजान को अत्यधिक प्रेम करते थे। उनसे दूर हो जाने के बाद भी घनानंद उनको भूल नहीं पाए, तो उन्होंने फिर उस सुजान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति के रूप में, फिर उन्होंने श्री कृष्ण संप्रदाय में दीक्षा ले ली, राधा वल्लभ संप्रदाय में, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के आराध्य के रूप में सुजान नाम से उन्होंने जो है पद लिखे। तो वो प्रेम की उन्होंने स्वयं में क्या थी, अनुभूति थी, स्वयं वो प्रेम वो करके किस प्रकार से अनुभूति होती है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है, उन्होंने स्वयं लिखा, अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ ने कुछ आनब माक नहीं। घनानंद जी कहते हैं, ये हमने पद पढ़े भी हैं घनानंद जी के। तो किस प्रकार से उन्होंने जो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो काव्य धारा के प्रमुख, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। आलम है, आलम कवि है, बोधा कवि है और ठाकुर कवि है। तो ये घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ये कौन से हैं, रीति मुक्त कवि। ठीक है, रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों घनानंद जी प्रेम की पीड़ के कवि माने जाते हैं। मैंने अभी बताया उनके काव्य में मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। उनके कवि आप काव्य में अगर पढ़ते हैं तो बड़े मार्मिक जो अनुभूतियां हैं वो देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में 3 संग्रह है प्यारे विद्यार्थियों, घनानंद कवित, सुजान हित और घनानंद ग्रंथावली। तो घनानंद कवित के रूप में उन्होंने लिखा है, घनानंद जी ने घनानंद कवित है और घनानंद कवित है, और प्यारे विद्यार्थियों सुजान हित है, सुजान हित, घनानंद कवित, सुजान हित, इस प्रकार से सुजान हित, घनानंद कवित और घनानंद जो रचनावली ग्रंथावली से प्रकाशित हैं। इस धारा के प्रमुख कवियों में आलम भी माने जाते हैं और इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। आलम की माधवानंद, काम कंदला, श्याम सनई और आलम केली। आलम जी की 3 रचनाएं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आलम जी की रचनाएं तो ये तो माधवानल, काम कंदला, ये रचना किसकी है, आलम जी की। ठीक है, ये रचना किसकी है, आलम जी की। आलम जी ने भी ग्रंथ लिखे हैं, माधवानंद, काम कंदला, श्याम सनेही और आलम केली। श्याम सनेही और आलम केली। तो इस प्रकार से ये 3 रचना किसकी है, आलम कवि की। इन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं। आलम के काव्य में सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। आलम के अगर काव्य की बात करें तो उन्होंने सात्विक प्रेम जो है अभिव्यक्ति इनके काव्य में होती है। इन्होंने श्रृंगार रस का अच्छा परिपाक है वो उपस्थित किया, या श्रृंगार रस के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से लिखा है, भली भांति लिखा है। बोधा और ठाकुर ने भी अपने काव्यों से प्रेम की निर्मलता को, सरलता का चित्रण है वो किया है। प्रेम में सूफी संतों का प्रभाव भी दिखाई देता है। इनके काव्यों में जो सूफी संत थे जो प्रेम को ही आधार मान करके काव्य रचना लिखते थे, तो सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आपके जायसी जी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो इसी प्रकार से इनके प्रेम में सूफी संतों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। भावों की अभिव्यक्ति में इस धारा के कवि है वो अत्यंत सफल रहे थे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे इस प्रश्न को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी थी, तो इसके बारे में थोड़ा समय पंक्तियों के बारे में बता देता हूँ, फिर वर्णन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता क्या है, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। जो कवि कौन थे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया। प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या है, भाव प्रवणता,
विरह की प्रधानता, सौंदर्य चित्रण, प्रांजल भाषा, प्रकृति चित्रण, मुक्त काव्य रचना, आत्मनिवेदन शैली और व्यक्तिपरक रचना। तो ये इस 10 प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं इस काल की रीतिमुक्त काव्य धारा की। ठीक है, रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका विवेचन अगले वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप ठीक से समझ में आ गया होगा आपको। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं और प्रवृत्तियों को लेकर के इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न के ये जो इतना भाग है, इस भाग को आप नोट्स बनाएंगे। जो भी मैंने पढ़ाया उसको सुन करके जो है आप पढ़ करके देख करके इसके नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।